नमस्कार। हिंदी स्टार विद सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। आज मैं हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय का चौथा बंद पढ़ाऊंगा और इस बंद का काव्य सौंदर्य तथा व्याख्या भी बताऊंगा। आइए कविता शुरू करते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। आइए पहले कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। दहा मतलब जला, भव संसार, मग्न खुश रहना, मौजों लहरों, भव सागर संसार रूपी सागर, अग्नि आग, हृदय दिल। मैं यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दूं, भव सागर का मतलब क्या होता है। हमारी धार्मिक मान्यता के अनुसार भव सागर इस संसार को बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि हम मनुष्य इस संसार में जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा नहीं पाते हैं। जन्म मरण के बंधन से छुटकारा ईश्वर की कृपा से ही पा सकते हैं, त्याग और तपस्या से पा सकते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनि त्याग तपस्या करते थे। तो भवसागर का मतलब यहाँ पर ये है। और मैं कविता पढ़ता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। कवि कह रहा है कि मैं अपने हृदय में आग जला के जल रहा हूँ। अब प्रश्न ये उठता है कि उसके हृदय में कौन सी आग जल रही है। तो जवाब ये है कि उसके हृदय में प्रेम की अग्नि जल रही है, उसके विरह की अग्नि जल रही है। वही जिस किसी ने उसके हृदय के तारों को झंकृत कर दिया था छू करके, उसकी विरह में जल रहा है। मैंने पहले बताया था कि कवि के असफल प्रेम की कहानी है और ऐसी स्थिति में कवि कहता है कि मैं सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, मेरे लिए सुख और दुख का कोई अंतर नहीं है। वाकई जो इश्क में होते हैं, चाहे इश्क हकीकी हो चाहे इश्क मजाजी हो, दोनों में ये होता है कि सुख दुख में कोई अंतर नहीं होता है। अगर आप इश्क हकीकी में डूबे होंगे अर्थात ईश्वर के इश्क में, और अगर इश्क मजाजी में है लौकिक प्रेम में, तब भी आदमी सुख दुख को भूल जाता है। इससे मिलती जुलती पंक्ति है कि हाथों में अंगारे लिए सोच रहा था, हाथों में अंगारे लिए सोच रहा था, है कोई जो आग की तासीर बता दे, है कोई जो आग की तासीर बता दे। तो कवि का कुछ ऐसा ही हाल है। अगली पंक्ति है, जग भव सागर तरने को नाव बनाए। कवि कहता है कि ये संसार रूपी सागर से मोक्ष प्राप्त करने के लिए नाव बनाए, लेकिन मुझे मोक्ष की जरूरत नहीं है। उनको खुदा मिले, है खुदा की जिन्हें तलाश, मुझको तो एक झलक मेरे दिलदार की मिले, मुझको तो एक झलक मेरे दिलदार की मिले। कवि इस संसार रूपी सागर से मोक्ष नहीं प्राप्त करना चाहता है, वो तो भव मौजों पर मस्त बहना चाहता है, संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त बहना चाहता है, लहरों पे झूम के जीना चाहता है, लहरा के जीना चाहता है, इससे मोक्ष नहीं चाहता है। तो इस तरह के भाव हैं कवि के, और जरूर किसी न किसी के इसका फितूर तो है जो कवि को इतना हालावादी बना दिया है, कवि को हाला में डुबो दिया है। अब हम बात करते हैं इस कविता में आए काव्य सौंदर्य की। काव्य सौंदर्य को जैसा कि आप जानते हैं कि दो पक्ष हैं, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। मैंने इसके पहले वीडियो में भी जो भाव सौंदर्य के सामान्य बिंदु हैं उनको बता दिया है, लिखा है बोर्ड पर, आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर मैं फिर बोल दे रहा हूँ, जो हरिवंश राय बच्चन की इस कविता पर लागू होंगे 13 बिंदु हैं, उनको आप नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। 13 बिंदु आप बोले सर इतना लिखना होगा। भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य का जो प्रश्न परीक्षा में आता है 5 या 6 नंबर का होता है, तो कम से कम 5 बिंदु लिखना जरूरी होता है, इससे कम लिखना ठीक नहीं है। तो 12-13 बिंदु आप याद किए रहेंगे, लिखे रहेंगे, तो परीक्षा में 5-6 आप लिख पाएंगे, नहीं भूल जाते हैं। इसलिए लिख सब लीजिएगा, वहाँ अपने समय और सुविधा के हिसाब से निर्णय लीजिएगा। इसी तरह से शिल्प सौंदर्य की भी 7-8 बिंदु मैं आपको कॉमन बता दूंगा, जो इस आत्मपरिचय कविता में हर जगह लागू होगा। पहला बिंदु है भाव सौंदर्य का। कवि का समाज के प्रति द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण दृष्टिगोचर हुआ है, इसको मैं पहले भी बताया हूं। कोमला वृत्ति है, दूसरा बिंदु हुआ। तीसरा बिंदु
कवि का फक्कड़पन प्रकट हुआ है। चौथा बिंदु, कवि की दुनिया आम लोगों की दुनिया से अलग है। जैसे क्या कह रहा है कवि, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। तो आम आदमी से हटके हो गया कवि। फिर कवि की कल्याणकारी मनोवृत्ति प्रकट हुई है। छठवां बिंदु, कवि का अस्पष्टवादी स्वभाव अनुकरणीय है। कवि अस्पष्टवादी है, सीधे सरल सपाट शब्दों में अपनी बात कहता है। फिर कवि की सहृदयता प्रकट हुई है, दिलदारी जिसको कह सकते हैं, दिल से जो बात कहा है वो यहाँ प्रकट हुई है। कवि के सपनों के संसार का सुंदर चित्रण हुआ है। अगला बिंदु, कवि की पीड़ा मुखरित हुई है। कहाँ पर देखेंगे आप इसको, मैं जला हृदय में अग्निदाह करता हूँ। इस पंक्ति में कवि की पीड़ा मुखरित हुई है, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। ऐसे कई जगह आपको मिलेंगे इस कविता में जहाँ ये कवि की पीड़ा दिखाई पड़ेगी। कवि ने निजी प्रेम को स्वीकार किया है, ये भी जो है आपको कई जगह मिलेगा। कवि ने प्रेम की मस्ती को प्रमुखता दी है, व्यक्तिवादी विचारधारा को प्रमुखता दी है, कवि का दार्शनिक रूप प्रकट हुआ है। यह 13 बिंदु हैं जो भाव सौंदर्य के लिए आत्मपरिचय कविता में हर जगह लागू होंगे। आप इसको अपनी सुविधा के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। अब हम शिल्प सौंदर्य की चर्चा करते हैं। शिल्प सौंदर्य की भी ये सामान्य बिंदु है। भाषा तत्समनिष्ठ खड़ी बोली है, शैली आत्मकथा की है, आत्मकथा शैली है, गीत काव्य के सभी तत्व विद्यमान हैं, मौजूद हैं, लय तुक और गेयता का श्रेष्ठ समन्वय है, इसलिए गाया जाने योग्य है, गेय पद है, भाषा माधुर्य गुण संपन्न है, छंद मुक्त रचना है और श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है, खास करके वियोग श्रृंगार की। ये जो है सामान्य बिंदु है, आत्मपरिचय कविता में हर जगह लागू होंगे भाव सौंदर्य शिल्प सौंदर्य में। इसको आप नोट्स बना लीजिएगा, और जब किसी पद विशेष का भाव सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य नहीं आ रहा है तो आप ये सारा लिख सकते हैं, ये सभी पदों पर लागू होता है, सभी पदों में है ये। अब हम इस पद में जो शिल्प सौंदर्य में जो नया है वो क्या है, भव सागर में रूपक अलंकार है, भव संसार रूपी सागर, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है, और इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है, तो ये इसमें अलग से है। इस पद के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं।